नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड बने हैं। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून में प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य इसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना है। इस कदम का उद्देश्य पूरे भारत में राज्य बोर्डों की ओर से नियंत्रित 8.7 लाख से अधिक संपत्तियों के विनियमन और निगरानी में भ्रष्टाचार के मामलों का समाधान करना है। वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्तियां देश भर में थी, जो बीते 15 साल में दुगनी हुई हैं। किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होने और असीमित अधिकार होने की वजह से ये सब हुआ। 2013 में यूपीए सरकार ने भी वक्फ बोर्ड की शक्तियों में इजाफा किया। अब वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन है। पहले केंद्रीय कैबिनेट ने इसमें संशोधन को मंजूरी दी और अब लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन से जुड़े 2 अहम विधेयकों को पेश किया गया। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए। यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले। लेकिन एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को मुसलमानों का दुश्मन करार दिया। बहरहाल अब वक्फ बोर्ड पर सरकार का बड़ा एक्शन है और विपक्ष को टेंशन भी। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने बुधवार को वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। इस बिल को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है। वहीं सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की सिफारिश की है। संसद में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि क्यों इस वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन किए जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा कि उनको तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई संशोधनों की सिफारिश उनकी सरकार के दौरान की गई थी। हंगामे के बीच विपक्ष से समर्थन की गुहार लगाते हुए रिजिजू ने कहा, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों की दुआ आपको मिलेगी। चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा है और आम मुस्लिम लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला, उसे सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि ये इतिहास में दर्ज होगा कि इस बिल का कौन कौन ने समर्थन किया है और किसने विरोध। जो एक्ट रिपील का मैं मूव किया है, मैंने मूव कर चुके हैं। जो 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को रिपील मैंने का, उसको तो रिपील कर ले। सुनिए, क्यों वो कानून स्टैट्यूट बुक में रहना ही नहीं चाहिए था। इतना साल रहा, रिपील करना चाहिए ना। 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट इन इफेक्ट रिडंडेंट हो चुका है, ये सर एप्लीकेबल नहीं है। सो इन इफेक्ट ये रिडंडेंट हो चुका है, इसलिए सर स्टैट्यूट बुक में नहीं रहना है, इसलिए मैं ये रिपील अमेंडमेंट इसको भी रिपील को भी कमिटी में भेज रहे हो ना। ये एक्ट एक्चुअल में 1995 एक्ट और 2013 का अमेंडमेंट आने के बाद अस्तित्व में नहीं, हम कागज पर से निकाल रहे, इतना ही है। और मैं मानता हूँ इसमें विपक्ष सहमत होगा। हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों और सभी दलों से नेताओं से बात कर इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। साल 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई थीं और अब सप्ताह भर पहले 2 अगस्त को मोदी कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। इन संशोधन के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। आपको बता दें कि देश भर में वक्फ की 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन। सशस्त्र बलों, भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास भारत में सबसे ज्यादा जमीन। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्ति सबसे ज्यादा है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं।
एक बार वक्फ हमेशा एक वक्फ का सिद्धांत यहाँ लागू होता है, यानी एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो वो हमेशा वैसी ही रहती है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है, लेकिन अब 40 प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। सरकार के इस कदम का मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने विरोध किया है और कहा कि वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं तमाम सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं। ये जो बिल लाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को और जो वक्फ की ज़मीन पर जो कई सालों से एंक्रोचर्स बैठे हैं उनको रिवॉर्ड करने के लिए और सिर्फ मुसलमानों की नफरत की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस बिल को लाया और इसीलिए ये कहना कि जेपीसी को गया है ठीक है, मगर ये कहना कि ये कामयाबी ऐसी कोई कामयाबी नहीं है। ये बिल अगर जिस हालत में अगर रहेगा तो वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं, वक्फ की प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं। इसमें जो प्रोविजंस है अभी जो फिलवक्त जो इस बिल में प्रोविज़न है वो सबसे बड़े ख़तरनाक है। आप जिस मकसद के तहत प्रॉपर्टी को वक्फ किया जाता है अब उसी को छीन रहे हैं। दिल्ली में बीडीए की जमीन पर वक्फ बना हुआ है कि नहीं, सीआरपीएफ की जमीन पर वक्फ बना हुआ है कि नहीं, क्या मतलब है इसमें? और ये हल्ला कर रहे हैं। पहला कानून का बदलाव कब हुआ था? 54 में नेहरू की सरकार, दूसरा हुआ था 64 में या उसमें फिर 84 में, 2013 में बदलाव हुआ था कि नहीं? तो जो अनुशंसाएं करके आप लाए उसको आप पूरा नहीं कर सकते। सर 67 ये कहता है सर कि यदि दो आइडेंटिकल बिल एक साथ हैं तो एक बिल को जो है सरकार वापस ले सकती है, ये रूल कहता है। इसमें कौन सा डिवीजन का बात है सर? आपका जो रूल है ये कह रहा है दोनों आइडेंटिकल बिल है। ये 1923 का बिल है जिसको कि हटा के ये वक्फ एक्ट 95 को लाया जा रहा है, दोनों बिल एक है, यही तो रूल कह रहा है सर जी। अब सियासी बयान जो भी हो, लेकिन वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है, लेकिन अब जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि वक्फ एक्ट में बदलाव पर सियासी कलह आगे क्या रंग लाती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चले तो वक्फ एक्ट में बदलाव की बात हो रही है और जाहिर तौर पर विपक्ष की जो आपत्तियां हैं, देखिए उसके पीछे की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। विपक्ष ऐसे ही कोई आपत्ति नहीं लेगा। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब शक्तियां जिसने प्रदान की थी आज वही लोग यदि विपक्ष में होते हैं तो एक वजह यह भी हो सकती है कि भाई जिन्होंने शक्तियां दी उन्हें एक आपत्ति आ सकती है। लेकिन सिर्फ इस पर भी हम चर्चा को नहीं रोक सकते। देखना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीजों को जोड़ा गया है या जो संशोधन की बात की गई है उसमें मुख्य रूप से आपत्ति कहां है। एक पॉइंट ये ठीक हो सकता है कि अब तक यदि सबसे ज्यादा जमीन आपके पास, तो मुझे लगता है कि अभी तक तो कोई पूछ परख नहीं थी, लेकिन अब आपको वेरिफिकेशन देना है या अपना सत्यापन कराना है या आप अपना हक, उस पर मालिकाना हक नहीं दिखा सकते हैं, जता सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, तो मुझे लगता है उस पर इतने विवाद की जरूरत नहीं थी। बात हो सकती है। खैर, अब इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं बिल तो जो आने थे, जो नियम कानून पर बात की गई थी, वो तमाम चीजें हो चुकी हैं। अब आगे क्या, अब कमेटी बनाने की बात हो रही है, क्या कुछ निकलेगा, इस चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मलिक जावेद हमारे साथ जुड़े हैं। मलिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। AIM नेता जावेद अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर हैं गुलाम मोहम्मद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद वत्स। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलाम मोहम्मद जी आपसे करना चाहती हूं। मेरी आवाज पहुंच रही है? गुलाम मोहम्मद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है। आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है।
ठीक है, मैं अपना प्रश्न कर रही हूँ, एक बार बोलिएगा, क्योंकि यदि आवाज बहुत ज्यादा कम होगी तो मैं सुन नहीं पाऊंगी, फिर हम आपको दोबारा से कनेक्ट करेंगे। गुलाम मोहम्मद जी, देखिए महत्वपूर्ण सवाल आपसे इस चर्चा की शुरुआत इसलिए भी क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम चीजें हुई, संशोधन की बात हो रही है, इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है, बिल पारित हो गए, तमाम चीजें हो गई, कमेटी बनेगी, क्योंकि एक मत नहीं हो पा रहा है। ये जो संशोधन की बात है या संपत्तियों पे मालिकाना हक की बात हो रही थी, वो अब उतनी चीजें नहीं रहेंगी जो पहले जैसी थी। कहीं ना कहीं कुल मिला के शॉर्ट में समझे तो शक्तियां कम हुई हैं। किस तरह से लेते हैं, क्या कोई बहुत प्रभाव पड़ेगा जिसको लेके कहीं ना कहीं सवाल विपक्ष उठा रहा है? जी, जो अमेंडमेंट हो रहा है कोई नया अमेंडमेंट नहीं हो रहा, अमेंडमेंट हुए हैं। ये विपक्ष जो हल्ला मचा रहा है, ये बेमतलब का हल्ला मचा रहा है। इससे वक्फ की जमीनें सुरक्षित रहेंगी और अभी जो वक्फ की जमीनों खोड़ हो गई है उससे बचेंगे उससे। ये विपक्ष के लोग जो है सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। बाकी सरकार जो बिल लाई है, इस बिल का मैं स्वागत करता हूं और मुस्लिम समाज के काफी लोग स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर थोड़ी क्लियरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर हैं, जो पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। क्योंकि सिर्फ एक चीज देखिए, ये यूपीए की जब सरकार थी, सबसे ज्यादा शक्तियां तो उस वक्त दी गई, उनकी तरफ से ही आप लोगों को तमाम चीजें मिली थी। आज यदि मोदी सरकार उस पर संशोधन कर रही है, 40 संशोधनों की बात हो गई है, और यदि कुछ चीजों को हटा रहे हैं या कुछ ऐड ऑन हो रहा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता इतनी परेशानी जैसा कुछ है। लेकिन पॉइंट हो सकते हैं, तो उन पॉइंट से क्या इतना प्रभाव है? आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा, मतलब आपकी यदि शक्तियां कम हो रही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आप उसका स्वागत कर रहे हैं। नहीं, शक्तियां कहीं कम नहीं हो रही मैम, बाकी शक्तियां कहीं कम नहीं हो रही हैं। इससे तो वक्फ बोर्ड को ताकत मिलेगी, वक्फ की जमीन उनको खुद से बचेगी। ठीक है, वक्फ पूरा हिंदुस्तान की तरह वक्फ जो आपके आंकड़े आपके पास हैं, इस वक्फ को उन्होंने खुद किया है, जिसे गरीबों को और निसातों को उनको जो फायदा नहीं मिल रहा वो उससे फायदा मिलेगा। ठीक है, अब आप लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत बेहतर आप जानते होंगे इसलिए आपने बात रखी है, और भी पैनलिस्ट हैं उनसे भी इस पूरी चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। रत्नाकर जी, आवाज पहुंच रही मेरी? मिल रही है आपको? हाँ रत्नाकर जी, ये जो बात आई और अब कमेटी बनाने की बात हो रही है, मुख्य रूप से इसकी क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम चीजें हुई हैं, इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, आवश्यकता की बात कह रही हैं आप, ये वक्फ बोर्ड जो है वो पहले स्वतंत्रता के पहले, आजादी के पहले जमींदारी प्रथा हुआ करती थी, और स्वतंत्रता के बाद अगर कोई मजहबी जमींदारी अगर प्रथा कहीं से शुरू करवाई कांग्रेस की सरकार ने, पंडित नेहरू जी की सरकार ने, तो वो वक्फ बोर्ड के माध्यम से मजहबी प्रथा की शुरुआत। अब मजहबी प्रथा की शुरुआत इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो अगर जिसमें 1954 में ये इसका गठन हुआ था, और उसके बाद 1995 में इसको असीमित शक्तियां नरसिम्हा राव के सरकार में दी गई थी, और उन असीमित शक्तियों की वजह से जो वक्फ बोर्ड है, अगर किसी भी प्रॉपर्टी को अपना घोषित कर देता है, तो वक्फ बोर्ड को ये सिद्ध नहीं करना है, बोर्ड को सिद्ध नहीं करना है कि यह उसकी संपत्ति है। वो जिस प्रॉपर्टी पे हक अपना जता लेता है, उसके मालिक को सिद्ध करना है कि वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। और उसका मालिक भी कहां सिद्ध करेगा? उसका मालिक भी वक्फ बोर्ड के सर्वेयर और बोर्ड के पास जाएगा और सिद्ध करेगा कि भैया ये उनकी संपत्ति है। और आप जानती हैं कि हमारे आजाद भारत में गरीब जनता जो है, जो खसरा खतौनी लेकर के और बाप दादा परदादा के जमीनों पे रहते हैं, जिनका ना कोई खसरा खतौनी होता है, ना कोई डॉक्यूमेंट होता है, और वो रहते हैं उस जमीनों पे, अगर कोई संपत्ति अगर घोषित हो गई उसकी, तो उनको किस तरह से साबित करना होगा, ये भारत की जनता जानती है किस तरह से साबित कर पाते हैं वो बेचारे। अगर उनके खिलाफ अगर बोर्ड ने निर्णय ले लिया तो वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट सेक्शन 85 कहता है कि उनको ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल में आना पड़ेगा, और वक्फ ट्रिब्यूनल में आने के बाद अगर वहां पे भी वो बेचारे अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो कहीं नहीं जाता है, उस गरीब की संपत्ति को छीन ली जाती है। आप समझ सकती हैं कि ये वक्फ बोर्ड की, ये कह रहे हैं ना कि हम जो है संविधान की मूल भावनाओं को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम संविधान की मूल भावनाओं को नहीं बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोई वक्फ बोर्ड की खत्म करने की बात नहीं कह रहे हैं, हम
किसी का हक छीनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। उन लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं जिनके पास, बेचारों के पास जो मजारे हैं, जो कब्रगाहें हैं, उनके आजू बाजू में जमीनें हैं, वो वक्फ बोर्ड ने जो कब्जा कर रखा है, उनको न्याय दिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैं सबसे ये कहूंगा, आज वक्फ बोर्ड का असीमित शक्तियों का खामियाजा देखिए किस तरह से जनता भुगतती है। आपको मैं ये उदाहरण के तौर पे समझा देता हूं कि कर्नाटक में एक हिंदू बाहुल्य गांव है, उस पूरे गांव को की संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी। अब बताइए ये कहां से औचित्य है और कौन सा सुख है ये भाई। चंद्रशेखर आजाद के नाम पे उत्तर प्रदेश में एक पार्क है, उस पार्क की संपत्ति को भी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी है। आज देश में विगत 13 सालों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दोगुनी हो चुकी है। भारतीय रेल और भारतीय सेना के बाद अगर सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास है तो वह वक्फ बोर्ड के पास है। आप सभी जानते हैं 8.5 लाख से ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड की इस देश में है और 9.5 एकड़ जगह है। इस तरह कहां से आए भाई, अल्लाह के नाम पे कहां से आपने कब्जा कर लिया। ठीक है। गरीब लोगों की संपत्तियों को आप कब्जा करके और बता रहे हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियां। हम न्याय दिलाएंगे। आप बताइए जो गरीब है, जिसके पास खतरा खतौनी नहीं है, वो कहां जाएगा बेचारा। ठीक है रत्नाकर जी, इस बदलाव के तहत इसको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ठीक है, चलिए मलिक जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? मलिक जी, क्योंकि सत्ता पक्ष से मेरा सवाल था इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब उन्होंने जो पॉइंट्स रखे हैं सुनने में तो लग रहा है कि हाँ हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ गुलाम मोहम्मद जी एक अलग बात, वो भी कहीं ना कहीं वेलकम मूड में थे कि सब कुछ ठीक रहेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब विपक्ष को आपत्ति क्यों है ये भी देखना पड़ेगा, तो मैं उसी सवाल से आ रही हूँ। देखिए, विपक्ष को आपत्ति नहीं है। विपक्ष को आपत्ति तब होती है जब संविधान को कुचलने का काम करती है भाजपा, संविधान को खत्म करने का काम करती है। अनुच्छेद आप 26 पढ़िए, अनुच्छेद 30 पढ़िए, तो ये डायरेक्ट अटैक है आर्टिकल 26 पे और आर्टिकल 30 पे। दूसरी बात मैं बता दूं, अभी रत्नाकर जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया कि यहाँ कब जाली, वहां कब जाली। आपको पता है वक्फ का क्या मतलब होता है? बता दीजिए क्या होता है वक्फ का मतलब? आपसे ज्यादा जानकारी वक्फ के बारे में रखता हूँ और हर नहीं, आप वक्फ का मतलब बता दीजिए मुझे। हाँ, वक्फ जो अल्लाह के नाम पे जो जमीन दी जाती है उसको वक्फ कहा जाता है। और आप भी अध्ययन करके आया, किसको दी जाती है? अल्लाह के नाम पे आप कब्जा कर लेंगे। असीमित शक्तियां किसने दी थी आप बता दीजिए। नरसिम्हा राव के सरकार में उसको शक्ति इस प्रदान कर दी कि जिस पे वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देगा वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। वो बेचारा डॉक्यूमेंट कहां से लाएगा? गरीब किसान जो झोपड़ा बना के उस जमीन पे रह रहा है। एक मिनट, चलिए देखिए व्यक्तिगत झगड़े की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको क्लियरिटी के साथ रखना है। बहुत सारे लोग भी नहीं जानते होंगे। प्लीज, यदि एक सवाल आया वो जवाब दे रहे, उसमें झगड़ा मत करिए प्लीज। मैं आपसे अगर सवाल पूछ रहा हूं तो मर्यादा में रहिए, अमित शाह मत बनिए, गुंडागर्दी मत करिए। दूसरी बात, पहली बात मैं बता दूं, आपको 40 से ज्यादा संशोधन इसमें करे गए हैं और वो आपने अपनी रिपोर्ट में बताया। मैं 40 की बात नहीं करता हूं, मैं एक की बात करता हूं। ये बताइए जो पर्सनल लॉ है या जो कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है उस पे नॉन मुस्लिम कैसे मेंबर बन सकता है? क्या अयोध्या ट्रस्ट में मुसलमान मेंबर बनेगा? तो ये वायलेशन है नहीं आर्टिकल 14 का, है नहीं है? ये अहंकार में डूबी हुई ये भारतीय जनता पार्टी रत्नाकर जी, एक मिनट, पार्टी हो चुकी है। मैं 40 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं, ये संविधान विरोधी क्यों है? मैं इसमें ये प्रोविजन भी जोड़ा गया है कि इसमें महिलाओं को भी जगह मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। इसमें ये भी इसमें प्रोविजन दिया गया है कि इसमें नॉन मुस्लिम को भी जगह मिलेगी इसकी कमेटी में। तो क्या जो अयोध्या की कमेटी है या गुरुद्वारे की कमेटी है उसमें मुसलमानों को जगह मिलेगी? तभी तो संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है सब बराबर। बताइए, एक लाइन में जवाब संविधान के विरुद्ध है या नहीं है? ठीक है रत्नाकर जी, एक मिनट, मैं लूंगी आंसर, एक सेकंड, वो अपनी बात तो कंप्लीट करें। हाँ मलिक जी, बाकी बात आप छोड़ दीजिए, एक पॉइंट है। और दूसरा ये कह रहे महिलाओं को सम्मान देंगे, जसोदा बहन को सम्मान दिला दीजिए, जाकिया जाफरी को सम्मान दिला दीजिए, बिल्किस बानो को। सर वो थोड़ा व्यक्तिगत हो गया प्लीज। यहाँ पे किस तरीके से उनको सम्मान मिलेगा ये अलग बात है, जसोदा बहन की बात अलग है, उनको इस तरह से बीच में मत लाइए। आरएसएस का प्रमुख बना दीजिए महिलाओं को, बीजेपी के प्रमुख महिलाओं को बना दीजिए, कौन रोक रहा है? लेकिन कानून पे बात नहीं करेंगे, इसीलिए इन्हें जेपीसी में भेजना पड़ा, क्योंकि अहंकार में डूबी सरकार ने पिछले 10 सालों में मनी बिल के रूप में और ध्वनि मत से बिल पारित कराए हैं, काले कानून पारित कराए हैं, फिर इन्हें छूक कर चाटना पड़ा है, जैसे वो किसान के काले कानून लाए थे इस तरीके से ये बिल पास करते थे। अब विपक्ष मजबूत है,
हर बिंदु पे लड़ेगा, संविधान बचाने के लिए लड़ेगा और हर नागरिक के अधिकार के लिए लड़ेगा, लेकिन काले कानून पास नहीं होने दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ रत्नाकर जी, थोड़ा जल्दी से आंसर कीजिएगा प्लीज। हाँ, बाकी मेहमान हैं। इन्होंने किया है, मलिक साहब ने 2 प्रश्न किए हैं। एक तो भैया ये मुसलमानों की कमेटी है तो इसमें मुसलमान ही रहने चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहूं कि प्रभु श्री राम मंदिर का जो राम मंदिर ट्रस्ट बना है और प्रभु श्री राम जो है क्षत्रिय कुलवंशी थे और उस मंदिर ट्रस्ट में क्षत्रिय एक भी नहीं है, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उस श्री राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी क्षत्रिय नहीं है, तो क्या वह ट्रस्ट जो है इनवैलिड है? क्या वह ट्रस्ट का कोई औचित्य नहीं है? अरे ट्रस्ट इसलिए बनता है लेकिन वो हिंदुओं का है ना, वो हिंदू धर्म से। सर, हिंदू और मुस्लिम दोनों चीजों में बहुत अंतर हो जाएगा। प्लीज ऐसे आइडेंटिफाई मत करिए कि क्लियरिटी ही ना आए। धर्म को जातियों में मिक्स मत करिए, यहाँ धर्म की बात हो रही है, धर्म की बात करिए। हमारे क्षत्रिय धर्म से, हिंदू धर्म से वो भी जुड़ा है, हमारी भावनाएं प्रभु श्री राम से भी जुड़ी हुई है और क्षत्रिय होने के नाते हमारी भावनाएं वहां पे भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन हमने कभी आपत्ति नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है वो कहीं न कहीं देश हित के लिए, और हिंदू तो ऐसी सरकार है और हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कर रही है। दूसरा जवाब देना चाहता हूँ। दूसरा ये कह रहे थे कि महिलाओं को क्यों भैया दिया गया इसमें कमेटी में शामिल कर रहा है। आप जाइए मलिक जी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आप पाएंगे कि उन्होंने ही सिफारिश किया है कि हम महिलाओं को उसमें शामिल करें, और ये हमारी मंशा नहीं है, ये सच्चर कमेटी की सिफारिशों का नतीजा है जो हम लागू कर रहे हैं। दोनों का मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। यश जी, इस पूरे मामले में, क्योंकि देखिए अब मैं पक्ष और विपक्ष को ऐसे नहीं लेती हूं कि भले यूपीए सरकार ने कभी बहुत शक्तियां बढ़ा दी थी या दी थी तो हम सिर्फ कांग्रेस की बात करेंगे। अब क्योंकि मुझे लगता है एनडीए और इंडिया गठबंधन है, ये पूरा मामला जो सामने आया है, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, क्या सही है क्या गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन इसका इंप्लीमेंट कैसे होगा, जिन पॉइंट्स को रखा गया है क्या वो सही है, क्या वो प्रॉपर तरीके से हो पाएंगे, ये सबसे पहले बात। देखिए, जो बात चल रही थी, हमारे साथी ने वक्फ का नाम पूछा, उस अर्थ का अनर्थ जैसा कुछ करने की कोशिश करी हमारे पैनलिस्ट ने। वक्फ का ठीक है, आपके मायने में यह है कि अल्लाह के नाम पे ज़मीन दे देना, लेकिन किस लिए ज़मीन दे देना? जो कमज़ोर है उसको मजबूत करने के लिए, समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए, ज़रूरतमंद के काम आने के लिए, चाहे वो शमशान के नाम पे हो, मस्जिद के नाम पे हो, शिक्षा का केंद्र बनाने के नाम पे हो, अस्पताल के नाम पे हो, ज़रूरतमंद के काम आने के लिए, और उसके लिए वक्फ बोर्ड बना। तो अर्थ का अनर्थ करने का काम जिस तरीके से सरकार कर रही है कि वक्फ बोर्ड को बदनाम कर रही है कि जमीनें कब्जा कर रही हैं। भाई, अगर मेरे पिताजी ने किसी व्यक्ति को कोई जमीन दान दे दी, किसी भी चीज के लिए दे दी, अब क्या मेरा हक बनता है मैं उस पर जाके वापस लूं और ये कहूं कि मेरी जमीन वक्फ बोर्ड ने या किसी भी व्यक्ति ने कब्जा कर ली? जब मेरे पिताजी उसके मालिकाना हक रखते थे और उन्होंने दान दे दी, तो दान कभी वापस होता है क्या? और ये हिंदू धर्म के, सनातनी धर्म के ठेकेदार हैं, दान को वापस लेने की बातें कर रहे हैं। तो अब मुझे नहीं समझ में आता है धर्म को और सब चीजों को किस तरीके से ले आते हैं। दूसरी बात, अभी ये जो सज्जन बैठे हैं डायरेक्टर वक्फ निगम के, वो ये कह रहे हैं कि सब हम चीजें सब सिस्टमेटिक करें। अरे भाई, सबसे ज्यादा गाली तो आप ही खा रहे हो कि वक्फ बोर्ड बहुत खतरनाक चीज है, कहीं भी कब्जा कर लेती है, पता नहीं कौन सा हथियार लेके आप जाते हो और किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेते हो। तो ये तो बदनाम आपको कर रहे हैं। आपको तो इस बात पर और आके बात करना चाहिए कि आपका काम है सिस्टमेटिक के नहीं है, आप गैर कानूनी काम करते हो या नहीं करते हो, तो आपको और प्रकाश डालना चाहिए था। आप कह रहे हो हमारी जमीन सिस्टमैटिक हो जाएगी, यानी आप अनसिस्टमैटिक काम करते हो। और आरोप कौन लगा रहा है? आरोप, अरे गुलाम साहब, आपने बोला, मैंने सुना था ना बहुत अच्छे से। अब आपकी बारी फिर आएगी और उसको स्पष्ट कर दीजिएगा। राकेश जी, इनको शांत कराइएगा। अलग है। गुलाम जी 1 मिनट, उनकी बात पूरी हो फिर आपको मैं समय दूंगी, आप बोलिएगा। क्योंकि क्या ये विषय ऐसा है कि सब एक साथ बोलेंगे ना तो प्लीज कोई क्लियरिटी नहीं आएगी। सबको समय मिलेगा, रत्नाकर जी को भी कुछ कहना, मैं वापस आऊंगी, लेकिन अब मैंने तो इतना कहा, बोर्ड ऑफ विकास में अलग है, इतना कहा मैंने बस। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, उस पर और बात करेंगे। यश, अब वक्फ बोर्ड जो है उसमें केंद्रीय मंत्री प्रभारी होते हैं। केंद्र सरकार उसमें लगभग 20 लोगों को नामांकित कर सकती है। राज्य सरकार में जो अध्यक्ष बनता है वो राज्य सरकार बनाती है। 10 से 11 राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उससे अधिक ही है। तो भैया, सब जगह देश में वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। 10 साल से मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी जी का डंका बज रहा है। तो भैया, डंका ऐसा बज रहा है कि इन 10 सालों में 1.5 गुना ज्यादा संपत्ति कर ली। क्यों काम कर रहे हैं मोदी जी ऐसा? क्यों कब्जा करने का काम कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हो कि वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया, तो भैया मत कब्जा कराते।
और उनके बनाए हुए ऐसे नामित लोग अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो उनको हटा देना चाहिए था। आपके पास सर्वमान शक्तियां थी केंद्र सरकार के पास। और दूसरी बात, ये कैसे बदनाम कर, असीमित शक्तियां। अरे भैया, भगवान नहीं है वक्फ बोर्ड, मनुष्यों का चलाया हुआ है कि उनके पास असीमित शक्तियां हो गई। अभी जबलपुर हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले टिप्पणी करी, अहलूवालिया जी, सरदार जी उसमें जज थे, और एक संपत्ति के मुद्दे को नकार दिया कि नहीं, आप संपत्ति पे नहीं ले सकते। तो अगर असीमित शक्तियां होती तो वो जबलपुर हाईकोर्ट कैसे टिप्पणी करता? और कहां हैदराबाद की और कहां कन्याकुमारी की, कहां जम्मू के उदाहरण लेकर के आ जाते हैं धरातल पे, उसका उदाहरण तो दीजिए। अब आपको तकलीफ क्या हो गई है भारतीय जनता पार्टी को कि जो सेना में सबसे ज्यादा जमीन है, जो रेल में सबसे ज्यादा जमीन है, वो तो बेचने का काम कर ही रहे हैं अपने शुभचिंतकों को, और लगातार दे ही रहे हैं। सेना की जमीन अयोध्या में लगभग 13,000 एकड़ जमीन जो है वो इन्होंने दे दी अपने अडानी साहब को, बाबा रामदेव को और रविशंकर जी को। वो सेना की जमीन है 13, जहां प्रशिक्षण चलता है, फायरिंग रेंज है, उस पर तो कुछ कहेंगे नहीं। तो अब तीसरी जो सबसे ज्यादा जमीन वाला स्थिति दिख रही है वो वक्फ बोर्ड की दिख रही है, तो वो अपने शुभचिंतकों को कैसे देंगे, उस पर विचार बनाया जाए। तो पहले मुस्लिमों को तो खैर बदनाम करना ही है, क्योंकि राजनीति तो उसी पे चलेगी भारतीय जनता पार्टी की। अब उसी बात को लेकर के विपक्ष कह रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी बात कही, वक्फ बोर्ड का ये सब जो संशोधन बस बहाना है, रक्षा, रेल और नजूल की लैंड की तरह बेचना निशाना है। उसके बाद उनका वक्फ बोर्ड की जमीन पे डिफेंस लैंड, रैंड लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपा लाभार्थी योजना चला रही है, श्रृंखला है। एक और कड़ी मात्र है, भाजपा क्योंकि खुलकर देती है भाजपा हित जारी, तो ये अपने हितकारी लोगों को, जो इनके लाभ के लोग हैं, उनको जमीन देना चाहती हैं। उदाहरण है तमाम, मैंने सेना का उदाहरण दे दिया, रेलवे का आपको मालूम ही है, देश का पहला प्राइवेट अगर रेलवे स्टेशन बनाया, भोपाल की राजधानी हबीबगंज में बनाया, हबीबगंज का नाम बदल के रानी कमलीपति बना दिया। लेकिन आप लोगों से पूछिए तो सुविधा कितनी मिल रही है, कितने लोगों की ट्रेन छूटती है उस भूल भुलैया में, ना सीधा रास्ता है, ना सीधा रास्ता जाने का, ना सीधा रास्ता आने का। तो ये भूल भुलैया जो देश को बना करके दे रहे विकास के नाम पे, ये केवल अपने शुभचिंतकों को दे रहे हैं। उसी बात पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अब भारतीय जनता से जनता हटा के जमीन कर दीजिए, भारतीय जमीन कब्जा पार्टी कर लीजिए उसको। तो ये दिख रहा है, ये बता कुछ भी नहीं पा रहे। अब ये कह रहे महिलाएं होंगी, तो भैया महिलाओं का अधिकार वंचित किसने रख दिया? पहले से अधिकार है कि महिला रह सकती हैं, लेकिन अब ठीक है, उनका अंदरूनी मामला है, आप उसमें सिफारिश कर सकते हो, जिसको अध्यक्ष बनाते हो, केंद्रीय मंत्री प्रभारी है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी, कौन सी दिक्कत थी? आप तो अपनी कैबिनेट में एक भी मुसलमान को जगह नहीं देते, सांसद का एक भी टिकट नहीं देते, विधायक का एक भी टिकट नहीं देते, कहीं मुख्यमंत्री नहीं बनाते, और आप देना चाहते हो हिस्सेदारी, आप उनको न्याय देना चाहते हो। ये कैसा न्याय है भैया? आपका केंद्रीय मंत्री कहता है गोली मारो सालों को जो प्रदर्शनकारी होते हैं उनके लिए, और फिर जजमेंट क्या आता है, मुस्कुरा के किसी ने कुछ कह दिया तो भाई उसको ऐसे मत लो। तो ये जो सब सिलसिला चल रहा है धर्म के नाम पे, और ये तमाम, अभी अयोध्या का उदाहरण दिया इन्होंने, श्री राम जन्मभूमि का, तो रत्नाकर सिंह साहब ने क्षत्रिय बना दिया प्रभु राम को। भैया हम तो प्रभु राम की जाति ही नहीं जानते थे, इन्होंने हमें हनुमान जी की भी जाति बता दी कि वो दलित थे, सीता मैया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी। ये सारे आविष्कार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और हम फिर जब ये सदस्यता की बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जो समिति बनी है श्री राम मंदिर ट्रस्ट की, उसमें 8 ब्राह्मण क्यों हैं और 1 दलित है? पूरे ओबीसी समाज में आपको कुछ नहीं मिला, आपको अनुसूचित जनजाति में कोई नहीं मिला। अगर आपको जातीय वर्गीकरण करना, हिस्सेदारी और सबको न्याय देते हो तो सबको रखो ना भैया साथ में। ये जातीय भेदभाव जो चल रहा है, जो मनुस्मृति चल रही है, ये मनुस्मृति क्यों लागू करना चाहते हो? मनु महाराज को जयपुर कोर्ट में आप ही ने स्थापित किया, आपके ही लोगों ने स्थापित किया, और यही आपकी मंशा है। जो भी ताकतवर होगा, जो आत्मनिर्भर होगा, नारा आपका आत्मनिर्भर है, लेकिन जो भी संस्था आत्मनिर्भर होने लगेगी उसकी जड़ें काटने का आप करोगे। जैसे सेना में आत्मनिर्भर बनाने के नाम पे आप अग्निवीर योजना लेकर के आ गए, जिसमें पक्षपात है कि सेना के जो निचले स्तर के जवान है उनके लिए अग्निवीर योजना, अधिकारियों के लिए कोई अंतर नहीं है, ना उनको वीर शहीद का नाम देंगे। रेल की चीजें आप जरा लगातार बेच ही रहे हो, ट्रेन तक आपने बेची दी, लेकिन चला नहीं पा रहे हो, अभी भी लगातार कवच बना करके टकरा रहे हो गाड़ियां। ठीक है यश जी, बीच में रोकूंगी 2 मेहमान, और रत्नाकर जी 1 मिनट रुकिए, 2 मेहमानों की और प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास। जावेद जी, आवाज पहुंच रही मेरी? जावेद अहमद जी। जावेद अहमद जी, असदुद्दीन ओवैसी ने तो एक लाइन में बात को खत्म कर दिया कि जो है सत्ता पक्ष और सरकार, ये मुस्लिमों की जो है वो दुश्मन है।
भाई मुस्लिमों की दुश्मन कह देना क्या बस एक स्टेटमेंट आ जाए क्योंकि वक्फ बोर्ड की बात चल पड़ी है, 40 संशोधनों की बात चल पड़ी है, जमीन के वो जो अधिकार पहले थे वो नहीं होंगे उसकी बात चल पड़ी है, तो क्या ये कह दिया जाएगा? मैं मानती हूं वक्फ बोर्ड का जहां नाम आएगा बट ऑब्वियस है मुस्लिम वर्ग से जोड़ा जाएगा, लेकिन ये कह देना कि सिर्फ दुश्मन है, उसके पॉइंट्स को आपने भी तो समझा होगा, देखा होगा, सुना होगा, सरकार उस पर क्लियरिटी देने की बात भी कर रही है। मैडम 2014 से जब से बीजेपी आई है, जब से कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीईए, कभी वक्फ बोर्ड, कभी जो क्रिमिनल होते हैं उन्हें टारगेट न करके उनके घरों को गिराया जा रहा है, तो ये पूरा दिखाता है कि कैसे मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। और कभी दलितों को टारगेट किया जाता है, कभी उनकी इज्जत को लूटा जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इससे ये उनकी मंशा पता लगती है कि ये लोग काम करने वाले नहीं, सिर्फ तमाशा करने वाले, सिर्फ जय श्री राम या हिंदू मुस्लिम के वोट मांगने वाले लोग हैं, इन्हें काम से कोई मतलब नहीं। देश में आज कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। सिलेंडर कितना महंगा हो चुका है, वक्फ बोर्ड, ये सिर्फ वक्फ बोर्ड या प्रॉपर्टी के पीछे ही क्यों पड़े? तो इससे साफ इनकी मंशा पता लगती है कि इनके दिल में क्या चल रहा है। सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके इस तरह करना, तो ये तो सरासर नाइंसाफी और बहुत गलत बात है। जैसे अभी हाल में दिल्ली दरगाह को आपने देखा होगा कि किस तरह दरगाह को ढा दिया गया, मस्जिद को तोड़ दिया गया। कई मस्जिद हैं ऐसे देश के अलग अलग हिस्सों में, आप भी देख रही हैं। तो इससे साफ पता लगता है इनकी क्या मंशा है, क्या ये करना चाहते हैं। काम से इन्हें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। देखिए जावेद जी, जितना मैं इस मामले को समझ पाई हूं और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिक्रिया आई है इस पर, अभी जैसे रत्नाकर जी भी कह रहे थे कि मुख्य रूप से जो मकसद है सरकार का, मतलब मैं बहुत क्लियरिटी से जो बात को समझ पाई वो कह रही हूं, उनको ये लगता है कि जो वक्फ बोर्ड को मिला या यूपीए की सरकार ने और शक्तियां जो बढ़ाई थी, शायद उसको उसकी कहते हैं ना कि उसकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई, दुगनी हो गई, इतना ज्यादा वो बढ़ गया या बढ़ा लिया गया, शायद इस वजह से इस तरफ उस पॉइंट को रखा गया है कि जो तो जायज है, जेन्युइन है, वो तो ठीक है, लेकिन यदि गलत तरीके से कब्जे वाली बात आई है तो फिर वो गलत है और उस पर इसलिए सरकार स्टैंड ले रही है, जो मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को समझी। लेकिन वो इस तरह एकदम एक नया कानून ले आना, उसे बिल्कुल हटा देना, तो ये तो सरासर नाइंसाफी और गलत बात है। नया कानून, देखिए मुझे लगता है संशोधन होने की बात हो रही है, कोई नए कानून की बात नहीं हो रही है। कानून पहले से था, संशोधन की बात है, लेकिन ये बात भी मैं एग्री करती हूँ कि इस पर प्रॉपर चर्चा हो, तमाम चीजें हो। हाँ जावेद जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि कम से मतलब उनका इंटरफेयर तो होना शुरू हो जाएगा, फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स, कोई मतलब फेक डॉक्यूमेंट भी लाके वो दिखा देंगे कि क्या कहते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो वो उनके फेवर में चली जाएगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऐसे कोई कहाँ फेक डॉक्यूमेंट एकदम से आ जाएगा, कोई चीज आ जाएगी आप लोग के, मतलब मुझे लगता है क्योंकि देखिए ये मामला क्यों होल्ड हुआ, इतना हंगामा क्यों हो रहा है, इसीलिए हो रहा है ना कि आप लोग एक मजबूती के साथ विपक्ष हैं, मानते हैं, तो विपक्ष हैं तो आप लोग के पास तो पूरी ताकत है ना, इसीलिए तो अब कमेटी बनाने की बात हो रही है। हमने सुना स्पीकर को भी, तभी तो हम मुद्दे को उठा रहे हैं, ताकत है तभी तो हम बोल रहे हैं। हाँ तो कमेटी में तो सभी मेंबर्स होंगे सर, एक ही तरफ के मेंबर थोड़ी हो जाएंगे, तो मुझे लगता है डिसीजन जो आएगा उस पहलू पर बात होगी। की बात नहीं कर रहे, हम सबकी बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ हैं अपोजिशन में, तो हम उन सबकी बात कर रहे हैं जो हमारे साथी हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अरविंद जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। अरविंद वस्त जी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या मानते हैं सिर्फ राजनीतिक रूप से ये तमाम चीजें आई हैं, या ये जो कहा जा रहा है कि सेना की और रेलवे की बाद अब तीसरा नंबर सबसे ज्यादा संपत्तियों में यदि गिना जा रहा है वक्फ बोर्ड है, तो ये जो जमीन का कनेक्शन अभी यश जी ने भी जोड़ा, क्या वाकई इसको माना जा सकता है सियासी रूप है, या फिर इस वक्त पे इस मुद्दे को लाने की जरूरत क्या आन पड़ी, या इसकी जरूरत क्या थी? आप क्या समझते हैं? देखिए बेसिकली गवर्नमेंट ने इस चीज को इसलिए इंट्रोड्यूस करा है कि इसके अंदर और पारदर्शिता आए और नीचे समाज तक पूरा बेनिफिट जाए। मुस्लिम्स के अंदर भी जो वेरियस ग्रुप्स हैं उनको भी एम्पावर करा जाए ताकि समाज की बेहतरी हो सके। रही बात जो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है वो प्राइमरीली राजनीतिक ज्यादा लग रहा है, मुद्दों पे कम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बीजेपी वर्सेस इंडी ग्रुप है या एनडीए वर्सेस है, बट यस थोड़ा नजर आ रहा है। होना ये चाहिए था कि उस पे पॉइंट रख के उस पे इम्प्रूवमेंट दिखा के ऑपोजिशन इसको और एक मजबूत आप कह सकते हैं बिल की तरह प्रेजेंट करने देता और उस पे डिस्कशन होकर
जैसे कमेटी पे गया, अब कमेटी क्या करेगी वो बाद की बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि थोड़ी राजनीति है, शायद अपीजमेंट दिख रही है, ना कि डिस्कशन और सॉल्यूशन दिख रहा है उसको। ठीक है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन निकल क्या सकता है अरविंद जी? देखिए, सॉल्यूशन तो जो ये बिल में बार बार कह रहे हैं कि हर तबके को, मुस्लिम्स के अंदर भी कई तरीके के लोग हैं, अलग अलग सब सेक्ट्स हैं, उनको भी मौका दिया जाए, 1 और 2 वुमेन को भी दिया जाए एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि वो 50% पॉपुलेशन का पार्ट होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। मुझे लगता है महिलाओं को जिस तरीके से इसमें इंक्लूड करने की बात हो रही है, उसका कोई ऐसा विरोध मुझे नहीं लग रहा कि विपक्ष भी उसका विरोध कर रहा है। अभी मलिक जावेद जी भी कह रहे थे महिलाओं की भी भागीदारी की आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर्टिकुलर उस पर मुझे विरोध नहीं दिखता। बाकी जो उसमें और चीजों को जोड़ा गया है, जो पॉइंट्स हैं, मुझे लग रहा है उसकी एक आपत्ति है। खैर, धीरे धीरे और क्लियर होगा। गुलाम मोहम्मद जी अपनी बात रखिएगा, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद रत्नाकर जी बोलेंगे। मैं राखी ये बात कह रहा था कि वक्फ बोर्ड और वक्फ विकास निगम में बड़ा फर्क है। वक्फ बोर्ड अलग एक बॉडी है, वक्फ विकास निगम गवर्नमेंट का एक निगम है। वक्फ बोर्ड का जो काम है वक्फ की जमीनों को डेवलप करने का काम है, लेकिन आज तक वक्फ की जमीन को जो डेवलप करनी है, वक्फ बोर्ड के बाद जमीन पे सब कब्जे कर दिए, पहले सारे लोगों के कब्जे हो चुके हैं उस पर। तो जो फायदा उस जमीन से, उस वक्फ से वो गरीबों को होना चाहिए, मिस्किनों को होना चाहिए, बेवाओं को होना चाहिए, तालीम के लिए होना चाहिए, वो वक्फ बोर्ड से नहीं मिल रहा है। वक्फ बोर्ड में बड़ा भारी भ्रष्टाचारी, बड़ा भारी ऊपर का मामला चल रहा है। उसको जो कानून आया है, ये कानून जो आया है, ये कानून वाकई में मोदी ठीक लेकर आए हैं, और इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि बेसिक क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप कह रहे हैं जैसे वक्फ बोर्ड हुआ, वक्फ बोर्ड की कहानी तो समझ में आई, आप वक्फ विकास निगम की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, आपने कहा कि सरकार के अधीन काम करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है, पॉइंट्स तो कहीं ना कहीं वक्फ से जुड़े हुए आ रहे हैं ना सर? हाँ, मैं वही तो कर रहा हूँ, वक्फ विकास निगम वक्फ की जमीनों को डेवलप करने का काम करता है, लेकिन इस वक्फ बोर्ड के जो अपने जो चेयरमैन वो लोग हैं, ये वक्फ की जमीन को पहले खुद कर चुके हैं, लोग अवैध कब्जे कर चुके लोगों पे। नहीं तो सर, यदि डेवलप करने का काम आप कर सकते हैं, तो जो कब्जा कर रहे हैं उनको रोकने का काम भी तो कर सकते हैं, ये तो पावर होगी। उसके लिए लिखा गया है, कार्रवाई शुरू हो रही है उसमें भी। और जो कानून जो आया है, ये बिल्कुल इसीलिए आया है कि वक्त जो अभी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, ये सब छूटेंगे। तो सर, मुझे तो लगता है फिर इसके लिए एक लंबा वक्त हो गया, हमें 10 साल में आज ही ये मुद्दा मिला। देखिए, मेरी मंशा कभी ये नहीं रहती मैं किसी पर एक सवाल उठाऊं और किसी का एक वन साइडेड नहीं, लेकिन मुझे लगता है विषय पर क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो, विपक्ष की तरफ से हो, लोग सुनते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि आखिरकार बात क्या हो रही है। नहीं लाठी, जब अमेंडमेंट हुआ रहा ना कानून में, भाई नया 54 में हुआ, तो अपने 13 में हुआ, 53 में हुआ, अब हो रहा है। चलिए राखी जी, छोटा सा सवाल था गुलाम जी। हाँ, पूछिए। अपनी शक्तियों के बारे में बता दीजिए, जो असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को है और आप डेवलप करते हो, तो आप हस्तक्षेप कैसे करते हो फिर वक्फ बोर्ड में? रत्नाकर जी आ रही है, एक मिनट, बस इनका सवाल था। शक्तियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे थे, फिर आप कैसे हस्तक्षेप करते हो? थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए ना, आपकी शक्तियां क्या है फिर? वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप तो नहीं है ना, फिर आप उनकी जमीन पर डेवलप कैसे कर लेते हो? आपने कहा हमारा काम है डेवलप करना, तो क्या डेवलप कर लेते हो, कैसे कर लेते हो? अभी आप कह रहे थे हमने लिखा है जमीन छुड़वा रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि अभी आप अपनी शक्तियों पे क्लियर नहीं हो कि आपको क्या शक्तियां दी है। एक सरकारी पद मिल गया, गुलाम साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गुलाम हो गए, बाकी अधिकार और शक्तियों के बारे में जानकारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे भाई मुख्यमंत्री को जो ताकत दी है वक्फ बोर्ड में कि वो जमीन को सरकार को ना दे करके किसी और लोगों को दे करके उसको डेवलप करवाता है और अवैध कब्जे करवाता है, उससे लिखा गया है, तभी तो ये कानून आ रहा है। कानून क्यों आ रहा है ये? तो आप चलिए, तो क्या है भाई? ठीक है, एक मिनट, चलिए इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी अपनी बात रखिएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा जवाब दीजिए ना। अभी जैसे वक्फ विकास निगम ये सरकार के अधीन है, तो वो चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। मुझे 1 मिनट बोलने का मौका। हाँ बिल्कुल, बोलिए। सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के नेता जो यहाँ बैठे हैं, यश जी, और हमारे ऊपर जो बराबर आलंछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं और पूछ रहे हैं असीमित शक्तियाँ क्या हैं और कहाँ कब्जा किया है और किस तरह से किया है, ये सारी चीजें मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। देखिए, ये पूछ रहे थे कि कब्जा कहाँ किया। समाजवादी पार्टी के समय में एक नारा चलता था और सब लोग जानते थे, जहाँ समाजवादी पार्टी का एक ही नारा
जहाँ जहाँ खाली प्लाट वो सब हमारा। तो ये उसी मंशा से जीते हैं, और जो भी कब्जा करने वाले लोग रहते हैं वो मानसिकता इनकी मिलती है, उनका सपोर्ट भी करते हैं। राखी जी, आप संतुष्ट हो गई होंगे इनके जवाब से? आप संतुष्ट हो गई होंगी और दर्शक भी संतुष्ट हो गए होंगे। बोले तो मैं ताली बजा दूं रत्नाकर जी? आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो बीच में है ना, तो खाली प्लॉट, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, बहुत अच्छी तैयारी है। आप सरकार में सत्ता में है ना, जिसके पास तर्क नहीं होता है ना वो ऐसे बीच बीच में बोल के डिस्टर्ब करता है। नहीं, हमने तो गुलाम साहब से भी पूछा, भैया अपनी शक्ति बता दीजिए। प्लीज देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा है, झगड़ा मत करिए। आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ, आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। कब्जा की बात कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर मैं बता दूं राखी जी, अब ये कह रहे हैं कब्जा कहाँ हुआ है। वक्फ बोर्ड के अंदर 12,792 केसेस लंबित हैं। कितने? 12,700। उसके बाद वक्फ ट्राइब्यूनल के पास कितने केसेस लंबित हैं? 19,260 केसेस लंबित हैं। ये किस चीज के केसेस है भाई साहब? ये हमारे और आपकी प्रॉपर्टी का विवाद तो है नहीं, है क्या हमारे और आपकी प्रॉपर्टी का विवाद? ये वही विवाद है जो वक्फ बोर्ड अपनी हकदारी जो उन लोगों के और उन प्रॉपर्टियों पे जो जता रहा है, जो कहीं न कहीं वो बेचारे साबित नहीं कर पा रहे हैं, और कह रहे थे असीमित शक्तियां कहाँ है, देव के समान कहां से असीमित शक्तियां मिल गई। अरे ये आपके कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी दल है ना, उसने दे के रखा था। गिनवा दीजिए ना थोड़ा असीमित शक्तियों में प्रकाश डाल दीजिए भैया। सर्वमान वक्फ बोर्ड कैसे हो गया असीमित शक्तियों वाला? आपके हम तो हनुमान जी की असीमित शक्तियां जानते थे, प्रभु राम की जानते थे, प्रभु कृष्ण की जानते थे। वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियां कहां से आ गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? सुनने की क्षमता रखिए, ये सारे बिल्कुल हम तो जानना चाह रहे हैं भाई, प्रस्तुत कर रहा हूँ। 10 साल में असीमित शक्तियां सर्वमान वक्फ बोर्ड कैसे पैदा हो गया वो जानना चाह रहे हैं हम। हाँ, आपने प्रश्न पूछा, उसी का जवाब दे दूं, बीच में बोलिए नहीं। ये दिखाता है कि आप बौखला गए हैं, आपके पास जवाब है नहीं कुछ। चलिए थोड़ा जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, और इसके बाद बाकी मेहमान यदि कुछ कहना चाहते हैं उनको समय दूंगी, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, इसके बाद मैं आती हूँ मलिक जी, 1 मिनट। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा था, असीमित शक्तियों की बात इनको याद नहीं आती है। ये 1995 जो वक्फ बोर्ड एक्ट है उसके सेक्शन 85 में ये क्लियरली मेंशन है कि जो भी व्यक्ति जो भी प्रॉपर्टी को वक्त अगर अपना घोषित करता है, उसका लैंड ओनर जो है वो ना तो हाई कोर्ट जा सकता है, ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इनके ही सर्वेयर, इनके ही बोर्ड, इनके ही वक्त ट्रिब्यूनल के पास उनकी सुनवाई होगी। ये क्या है भाई? आप अगर हमारे को अगर न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं दिया जाता है, हमारे से हमारा हक छीन लिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये यही कहलाता है कि आपके जैसे लोग जो राजनीति करते हैं, जो मुसलमानों का सेवन करने का काम करते हैं, राजनीति करते हैं, वो इस तरह की असीमित शक्तियां दे दिए हैं। बिल्कुल काटने को दौड़ रहे, समझ में नहीं आ पा रहा इंसान है। सुनने की क्षमता है नहीं आपको? राखी जी इनको शांत कराइए। मैं सवाल पूछ रहे हैं, जिज्ञासा है। प्लीज देखिए, मैंने बीच में नहीं बोले थे। देखिए बहुत प्लीज नहीं, गलत बात। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दिया है, मैंने 2-3 पॉइंट आपने जो उठाए उसका जवाब दिया है। आप बौखला गए हैं, आपके पास उत्तर है नहीं कोई, क्योंकि उत्तर आपको बिल्कुल भी माकूल मिल रहा है, इसलिए आप बौखला गए हैं। अरे समाजवादी पार्टी का क्या हाल रहा है पूरे प्रदेश में, सब लोग जानते हैं। और देश ठीक है, चलिए पॉइंट पे आ जाए रत्नाकर जी। हाँ। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा, ये देखिए ये क्या है ना, ये झूठा इल्जाम लगाने में, झूठा प्रोपेगेंडा रचने में, कभी संविधान खतरे में कर देते हैं, कभी जो है आरक्षण खतरे में कर देते हैं। अभी कह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टियों को बेच दिया हमने, अडानी को बेच दिया, रामदेव को बेच दिया, इनको बेच दिया। भाई साहब सरकारी संपत्तियों को कहाँ पे बेचा गया? जरा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है ना साहब? है। सरकारी संपत्तियां सिर्फ और सिर्फ दैनिक भास्कर में क्लेम करो, आप ये क्यों छाप रहे हैं भैया? क्यों मोदी सरकार को बदनाम कर रहा है? डिबेट से हटा दीजिए या तो इनको म्यूट कर दीजिए। अरे आपने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ, सवाल भी करोगे जवाब भी नहीं। मुझे लगता है आप लोग इतने समझदार तो होंगे कि मुझे नहीं लगता कि बार बार मुझे इंटरप्ट करना पड़े। ठीक है, इस चर्चा को कंडक्ट मैं कर रही हूँ, करा रही हूँ, पर कितनी बार रिक्वेस्ट करूंगी? डिबेट को पूरा डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सुनने की क्षमता नहीं है। इनको म्यूट कराइए, फिर मैं अपनी बातों रखता हूँ। भाई साहब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें ट्रेन की बात कह रहे थे ना कि ट्रेन का ये कर दिया, वो कर दिया। अरे 2014 से पहले एक स्लोगन लिखा जाता था स्टेशन पे, और स्टेशनों के अंदर यात्रीगण अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं करें।
ये लिखा तो सोना चोरी जाता है। सर ये अब कहाँ आ गया बीच में यात्रीगण और ये तमाम चीजें, प्लीज ना। ट्रेन की बात कर रहे हैं ना, ये ट्रेन की बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। आज रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, वंदे भारत जैसी ट्रेनें, स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट की तरह जो है स्टेशन बने हुए हैं, आज हमने करके दिखाया है। ये किसने करके दिखाया है? ये हमने करके दिखाया है। और आज हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, ये अपनी जिम्मेदारी से अरे सर प्लीज वक्फ बोर्ड की कहाँ जमीन के मामले पे मत करिए ना। उन्होंने तो सिर्फ एक कंपेयर इसलिए किया कि संपत्तियां किसके बाद किसकी ज्यादा हैं, हम लोग उसी पर चले गए। ये अफवाह फैला रहे हैं, लीज पे संपत्तियां दी जाती है, वो भी गवर्नमेंट रेवेन्यू ठीक होता है। उससे। रत्नाकर जी मैं अब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। मलिक जी बहुत देर से वक्त मांग रहे हैं। मलिक जी बोलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग प्लीज। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा, रत्नाकर भाई ने कहा कि वह बोर्ड में 12,000 केस पेंडिंग है, 25,000 केस पेंडिंग है। अरे भाई देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, उसका कुछ कीजिए। और आप ठेकेदार बनते हो धर्म के, मंदिरों में से आपकी नाक के नीचे डबल इंजन की सरकार है, 228 किलो सोना चोरी हो गया। ये आरोप हमारा नहीं है, देश के सबसे बड़े धर्मगुरु का आरोप है। और आपको आज किसान कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बनाओ, आप वक्फ बोर्ड में घुस रहे हो। यहाँ अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन अडानी को बेच दिया आपने। अगर पारदर्शिता की बात कही है अरविंद जी ने, पारदर्शिता की बहुत अच्छी बात है। पारदर्शिता पीएम केस में भी दिखाओ, बताओ कितना पैसा आया था, कहाँ खर्च करा, वो तो बता नहीं रहे। डिग्री में पारदर्शिता लाओ। आपकी मंत्रियों के केस चल रहे, प्रधानमंत्री के केस चल रहे दिल्ली हाई कोर्ट में। पारदर्शिता का इतना शौक है भाई, पारदर्शिता पीएम केस फंड में भी पारदर्शिता डील करते हो आप उद्योगपतियों से जो 16 लाख करोड़ माफ करते हो। क्योंकि जब हम भ्रष्टाचारियों को पकड़ते हैं, जब हम ऐसे नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को पकड़ते हैं जो भ्रष्टाचार में जमानत पे बाहर घूम रहे हैं, ऐसे लोगों पे ईडी की कार्रवाई होती है तो ईडी चिल्लाते हैं। कभी आप लोग चिल्लाते हैं ना। राखी जी मैं अपना पक्ष रख दूं, रत्नाकर जी ने बहुत सारे सवाल किए थे, जवाब दे दूंगा अगर उनको चाहिए हो तो। शर्म से डूब मरना चाहिए ईडी को। आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। देखिए समय की सीमा है और सब लोगों से मैंने पहले ही कहा था वक्त मांगिए, बोलने के लिए दूंगी, लेकिन आप लोग सब एक दूसरे के वक्त में बोलने लगते हैं, फिर कहते हैं कोई बोल नहीं पाया। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मेरा अधूरा रह जाएगा। यश जी 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है 1 मिनट। अरविंद वस्त जी आपसे एक सवाल इसलिए ले रही हूं क्योंकि वो अधूरा रह जाएगा। मुझे तो ये वक्फ बोर्ड और जमीन की लड़ाई से कम वोट बैंक की लड़ाई लग रही है। आप समझ रहे हैं? मतलब यूपीए सरकार को लगा, जब शायद उनको लगा होगा, सारी चीजों को प्लान किया होगा तो शक्तियां बढ़ गई थी। या मोदी सरकार एनडीए की सरकार है तो लग रहा है कम कर दीजिए। इलेक्शंस तो ऐसा नहीं कि अब कभी होंगे नहीं, अपकमिंग में बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो मुझे न जाने क्यों कनेक्शन लग रहा है कि ये उसकी जंग ज्यादा दिख रही है। एक्चुअल जो मुद्दा है जिस पर जाना है वो तो एक बाद में आएगा। राकेश जी लगता है आपने बिल्कुल पिन पॉइंट करा है बात को, और बिल्कुल ठीक बात बोली है। मुझे जब से ये बिल प्रेजेंट हुआ है वहां से लेके अब तक यहाँ के डिस्कशन में भी ये वार ऑफ पावर लग रही है टुवर्ड्स रिलीजन। इंडी ग्रुप अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता, बीजेपी क्योंकि उसमें जो असीम शक्तियां गई हैं, जो सच्चाई है उसको डाइल्यूट करना चाहती है। और इन दोनों की लड़ाई के बीच में कितना किसको क्या मिलेगा, ये वो जो कमेटी में गया है उसके बाद क्या निकल कर आता है उसी में देखा जा सकता है। अभी तो ये पूरी राजनीतिक खींचातानी है और इतना कटाक्ष इन बातों पे कई बार ऐसा लगता है कि शायद देश की प्रगति के लिए हम बात कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रादर देन एक दूसरे के पिन पॉइंट्स को काटना जो हो रहा है। यहाँ भी यही हो रहा है, पार्लियामेंट में भी यही हो रहा है। बिल्कुल। जावेद अहमद जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से, इसके बाद यशी आपको समय दे रही। जावेद जी आवाज पहुंच रही मेरी? चलिए जावेद जी शायद मुझे नहीं सुन पा रहे। यशी अपनी बात थोड़ा जल्दी से। ये राखी जी जो बात चली थी, आपने भी कहा कि वक्फ क्योंकि मुसलमान नाम है तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, और यही कंफ्यूजन उत्तर प्रदेश की सरकार को नजूल के नाम पे हो गया। नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन और उसको कैसे छुड़ाना है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस नफरत वाली चीज के लिए वापसी की बात कर ली। अरे रत्नाकर जी, अरे अभी आप मुझे ज्ञान दे रहे थे, भैया आपकी बात का ही जवाब दूंगा। आपने जो सवाल किया तो आपने मुझे बीच में बोलने कहा दिया, तो चलिए बोलिए, काट लीजिए भैया। आप तो वैसे भी इंसानों जैसे कर ही नहीं रहे थे, काट लीजिए, क्या दिक्कत है भैया? आधुनिक युग में जी रहे, इंजेक्शन लगता है, ऐसे जानवरों में काटने का ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए प्लीज। वो भी सम्मानिए, आप कैसे बोल रहे हैं प्लीज? कह रहे हैं कि मैं बात ही नहीं करने दूंगा, आपने टोका था भाई। सवाल आपने किया, जवाब देने दो। सवाल क्यों करते हो? वही करते हैं
आप ही करते हैं ना जातियों में बांटने की बात करते हैं, हम जातीय जनगणना की बात करते हैं, उनके हक अधिकार की बात करते हैं, उनकी सबकी बात करते हैं। श्री राम मंदिर निर्माण समिति में 8 ब्राह्मण को रख लेंगे, 1 दलित को रख लेंगे, बाकी सबका अधिकार छीन लेंगे। चंपत राय अयोध्या में जमीनों पर कब्जा कर लेंगे विश्व हिंदू परिषद के, और भारतीय जनता पार्टी कोई जवाबदेही तय नहीं करेगी। जमीन देखेगी वक्फ बोर्ड की, और वहां जो अयोध्या में राम मंदिर के नाम पे जो चंपत राय ने भ्रष्टाचार करके रखा है, उसको भारतीय जनता पार्टी डंका बजाएगी मोदी जी का, उस पर कोई बात नहीं करेंगे, इस पर बात कोई नहीं करेंगे। लगातार संख्या का चलिए, मुझे ऐसा लगता है जो कमेटी बनेगी, जो कमेटी बन रही है उसमें तमाम जल्दी से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक संख्या बल का दुरुपयोग किया, जिसपे प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति रहते हुए आपत्ति दिखाई थी, ये वो अब कर नहीं पा रहे, बौखलाहट हो रही है, इसीलिए अब लड़ाना चाहते हैं। वही अनुराग ठाकुर का जो बयान, जो गोली मारो सालों को, इनको भारी पड़ने लगा है, इसलिए केंद्रीय मंत्री में जगह नहीं दी बेचारे। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है जो कमेटी बन रही है उसमें कौन कौन मेंबर्स हैं, किस तरीके से डिसीजन आएगा, ये तमाम चीजें हो जाएंगी। सबको अपना राइट है देखिए अपनी बात रखने का, सिर्फ सियासी रूप से मत चलिए, एक्चुअल में कहां फायदा हो सकता है, कहां नहीं हो सकता है, उन चीजों को देखिए। यदि किसी और की भागीदारी जुड़ रही है तो वो कितनी सार्थक हो सकती है, इन सारी चीजों को लेके चलिए। सिर्फ यदि जो मैंने एक पॉइंट उठाया ना, जैसे अरविंद जी कह रहे थे कि वो इलेक्शन टाइम में आप करते रहिए अपना वोट बैंक, लेकिन इधर पे इस वक्त पे मत करिए, क्योंकि जो चीजें आ गई हैं उसके लिए अब कमेटी बन रही है, उसमें देख लेते हैं क्या चीजें आएंगी। फिलहाल समय हो गया, अंतिम बस समय हो गया। यस अंतिम जी, बस एक लाइन बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहूंगा जो असीमित शक्तियों वाले सर्वमान्य प्रभु वक्फ बोर्ड को उन्होंने जन्म दिया। ठीक है, रत्नाकर जी बोल लीजिए, नहीं तो आपको आपत्ति हो जाएगी, जल्दी से। ये कांग्रेस के ही ये इंडी गठबंधन के हिस्सेदार हैं और इनको 10 साल से सरकार में आप हो, असीमित शक्तियां आपने देके रखी। चलिए, मैं आप दोनों के लिए अलग से एक डिबेट रखवाऊंगी सर, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं और समय हो जाएगा। देखिए अरविंद वत्स जी हंस रहे हैं, अब ऐसा ही होगा, उधर जावेद जी भी हंस रहे हैं, तो ये होगा, दोनों कह रहे नहीं बोलना और दोनों समय मांग के एक दूसरे को इंटरप्ट करें, मतलब बोलने नहीं देंगे। चलिए, समय हो गया। अब सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बात जो आई है वक्फ बोर्ड को लेकर, 40 संशोधन, एक पॉइंट को उठाया गया है कि उसी की क्लियरिटी मिल जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर कमेटी बनेगी, कौन शामिल होंगे, क्या उसका क्लैरिफिकेशन होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा भी कि नहीं, कुछ और आएगा, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।